मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग प्रत्यावर्तक अर्थात एसी जनरेटर पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि प्रत्यावर्तक को हम लोग कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसी जनरेटर। प्रत्यावर्तक का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन कहेंगे ऑफ एसी जनरेटर। तो हम लोग इसका निम्न प्रकार से वर्गीकरण कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला, प्राथमिक चालक। जो अल्टरनेटर को घुमाएगा उसे हम लोग प्राथमिक चालक के आधार पर प्राथमिक चालक के आधार पर प्राथमिक चालक के आधार पर हो जाएगा आपका जल टरबाइन, दूसरा हो जाएगा स्टीम या गैस टरबाइन, और तीसरा हो जाएगा डीजल इंजन। जल टरबाइन का हम लोग जहां बांध द्वारा बिजली बनाते हैं जिसे पन बिजली कहेंगे। पन बिजली यानी बांध वाली जहां पर बनाएंगे बेटा, वहां पर जल टरबाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग जो है थर्मल पावर में, एनटीपीसी थर्मल पावर, एटॉमिक पावर, थर्मल पावर और एटॉमिक पावर में हम लोग जो है स्टीम टरबाइन या गैस टरबाइन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया थर्मल पावर और एटॉमिक पावर। और डीजल इंजन का प्रयोग हम लोग घरेलू में करते हैं, घरेलू छोटे जनरेटर में। ये तो प्राथमिक चालक यानी जिसे प्राइम मूवर इंग्लिश में कहेंगे, वो जो हमारे अल्टरनेटर के धुर्रे को नचाएगा। क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि अल्टरनेटर भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अतः उनका सिद्धांत यही कहता है कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है या नचाया जाता है तो वह चुंबकीय फ्लक्सों को काटता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स कटने से चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग BLV साइन थीटा बोल्ट कहते हैं अथवा E बराबर -N d∅dt बोल्ट कहते हैं। इस सूत्र से उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। जब ये विद्युत वाहक बल बनने लगता है तो जो हम वाइंडिंग में तार लगाए हैं कॉपर के, उस तार के कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ऋण विभव से धन विभव की ओर या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलने लगते हैं और हमें धारा मिलने लगती है। चूँकि ये एसी जनरेटर है अतः ये हमें एसी देगा। तो इसकी संरचना और आपको बताया गया डीसी जनरेटर की संरचना सेम है।
अगर डीसी जनरेटर में से कम्यूटेटर निकाल दिया जाए और उसके जगह पर स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाए तो वहीं हमारा डीसी जनरेटर ही एसी जनरेटर बन जाता है। वैसे भी हम लोग पढ़े हैं कि जनरेटर की जो वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग होती है, उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो होता है प्रत्यावर्ती, क्योंकि एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, दोनों दो विपरीत पोल हैं, अतः दोनों के कारण प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल अथवा ईएमएफ उत्पन्न होता है। डीसी जनरेटर में उसी को हमारा कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक डीसी में बदल देता था, तब हमें डीसी मिलती थी, इसलिए उसे हम डीसी जनरेटर कहते थे। अब वो प्रत्यावर्तक जो होगा उसमें वहीं कम्यूटेटर नहीं लगाया जाएगा, कम्यूटेटर के जगह पर स्लिप रिंगें लगा दी जाएंगी। तो जो हमारे वाइंडिंग में एसी उत्पन्न हो रहा वो डायरेक्ट जो है स्लिप रिंग के माध्यम से बाह्य परिपथ में हमें जो है एसी विद्युत वाहक बल यानी एसी वोल्टेज व एसी धारा मिलने लगेगी। तो ये भी फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उसे प्राथमिक चालक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके आर्मेचर को नचाना है अथवा चुंबकीय क्षेत्र को नचाना है, दोनों में सापेक्ष गति कराना है। उस गति को कराने के लिए जिस बाह्य इक्विपमेंट का हम प्रयोग करते हैं उसे प्राथमिक चालक अथवा प्राइम मूवर करते हैं। और प्राथमिक चालक के रूप में हम लोग जल टरबाइन का प्रयोग करते हैं, स्टीम या गैस टरबाइन का प्रयोग करते हैं, और घरेलू छोटे कार्यों के लिए या छोटे जनरेटर के लिए हम लोग डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन का भी प्रयोग करते हैं। जल टरबाइन का कहाँ प्रयोग करते हैं? जहाँ बांध द्वारा हम लोग बिजली बनाते हैं, डैम द्वारा, जिसे पन बिजली कहते हैं। तो पन बिजली में जल टरबाइन का प्रयोग करेंगे। जल टरबाइन जो है वो हमारी लो स्पीड वाली होती है। स्टीम या गैस टरबाइन का प्रयोग हम लोग थर्मल पावर यानी एनटीपीसी में करेंगे। एनटीपीसी में करते हैं बेटा, इनमें करते हैं, या एटॉमिक पावर में करते हैं हम लोग स्टीम या गैस टरबाइन का। और ये जो है हाई स्पीड वाले होते हैं। ये आपकी जल वाली जो है वो लो स्पीड है। ये कौन है? ये लो स्पीड वाली है टरबाइन, जल वाली। और ये वाली हाई स्पीड वाली है, ये हाई स्पीड वाली है। तो इनका प्रयोग हम लोग थर्मल पावर में करेंगे, और घरेलू छोटे जनरेटर के लिए हम लोग डीजल इंजन या पेट्रोल। तो वह युक्ति जो हमारे अल्टरनेटर को नचाने का काम करती है, उसके धुर्रे को घुमाने का काम करती है, वह युक्ति हमारी प्राथमिक चालक होती है। जैसे ये आपके प्राथमिक चालक हो। तो प्राथमिक चालक के आधार पर हमारी जल टरबाइन है, तो हम कहेंगे कि ये वाटर टर्बो सेट है, या जनरेटर सेट है, या अल्टरनेटर सेट है। ये बेटा स्टीम से अगर चलाएंगे तो उसे कहेंगे स्टीम अल्टरनेटर सेट है, ऐसे डीजल सेट है, ऐसे बोलेंगे। दूसर का अगर हम लोग कहें बेटा फेज के आधार पर, फेज के आधार पर तो हो गया बेटा सिंगल फेज, सिंगल फेज, और हो गया दूसरा हो गया थ्री फेज। जनरली हम लोग थ्री फेज का ही प्रयोग करते हैं, थ्री फेज। इसके बाद घूर्णी भाग के आधार पर, घूर्णी भाग के आधार पर हमारा या तो होगा रोटेटिंग आर्मेचर टाइप,
रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, पहला बेटा, और दूसरा होगा रोटेटिंग फील्ड टाइप। फेज के आधार पर बेटा सिंगल फेज होगा और 3 फेज होगा। जैसे घूर्णीय भाग के आधार पर रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, जिसमें घूर्णी हमारा आर्मेचर नाचेगा और इस आर्मेचर को ये जल टरबाइन ये सब नचाएंगे बेटा। और रोटेटिंग फील्ड टाइप में इसमें चुंबक को नचाएंगे, धुर्रे पर स्थापित करेंगे। अगला आप ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अथवा घूर्णी घूर्णीय पोल के आधार पर बेटा, तो घूर्णीय पोल के आधार पर एक होगा आपका सैलिएंट पोल, पहला हो जाएगा सैलिएंट पोल और दूसरा हो जाएगा नॉन सैलिएंट पोल। सैलिएंट का मतलब उभार वाले पोल, उभार युक्त पोल, उभार युक्त पोल, और इसे कहेंगे बेलनाकार पोल। या इसे कहते हैं प्रोजेक्टेड पोल। या इसे कहते हैं लो स्पीड। इसे बेलनाकार भी कहते हैं पोल, अथवा चिकना कहेंगे बेटा, और या इसे हाई स्पीड कहते हैं। इनका प्रयोग जो है गैस और स्टीम, गैस और स्टीम टरबाइन पर करेंगे, गैस और स्टीम टरबाइन पर करेंगे, और सैलिएंट पोल का प्रयोग जो है वाटर टरबाइन से करेंगे, जल टरबाइन से। ये है। तो ऐसे हम लोग कई प्रकार से इनका कर सकते हैं वर्गीकरण। अब हम लोग फेज के आधार पर हो गया, घूर्णी भाग के आधार पर तो हमारा आर्मेचर भी रोटेट कर सकता है और रोटेटिंग फील्ड टाइप का भी हो सकता है। तो अगर हम लोग, ये हो गया एक तरह से इसकी बातें, और इसकी भी बातें हो गई, समझ ही रहे हैं।
अगर हम इसकी बात करें घूर्णी भाग के आधार पर, तो घूर्णी भाग हमारा देखिए, अगर घूर्णी भाग के आधार को देखें इसको बेटा, तो हमारा दो प्रकार का है। पहला है आर्मेचर टाइप का, तो हमारा जो है ऐसे जनरेटर बन जाएगा। ये हो गया बॉडी, छोटा सा आपको चित्र बना रहे हैं समझने के लिए। ये हो गई आपका बॉडी या फ्रेम। चुंबक यहाँ लग जाएंगे बेटा ऐसे, ऐसे हमारे चुंबक लग गए, और ये आपका धुर्रा हो गया, और इस पर हमारे आर्मेचर लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर्मेचर। और आर्मेचर में ये स्लॉट बन जाएंगे इस टाइप से, इन्हीं स्लॉटों में वाइंडिंग पिरोएंगे। ये ऐसे हमारे स्लॉट हो जाएंगे, इन्हीं स्लॉटों में वाइंडिंग पिरोई जाएगी। ऐसे ऐसे स्लॉट बने होंगे, इन्हीं स्लॉटों में वाइंडिंग पिरोई जाएगी। ये वाइंडिंग पिरोई जाएगी ऐसे। तो इस जनरेटर को हम लोग कहेंगे ये आपका हो गया फ्रेम, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बेटा, और ये हो गया आपका आर्मेचर। यहाँ पर रोटेटिंग, अब ये आर्मेचर नचेगा, धुर्रा क्या करेगा, इस आर्मेचर को नचाएगा। तो अब हमारा रोटेटिंग आर्मेचर हो गया, यही हो गया रोटेटिंग आर्मेचर टाइप हो गया। ये शाफ्ट हो गया और ये स्लॉट हो गया। इन स्लॉटों में हम वाइंडिंग पिरोएंगे, इन स्लॉटों में कॉपर की वाइंडिंग पिरोएंगे। तो ये हमारा जनरेटर हो गया रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का, यही हो गया रोटेटिंग आर्मेचर टाइप। अल्टरनेटर, अब दूसरा हमारा जो है हो जाएगा जब हमारा ऐसे बना दें, ये बॉडी हो गई या फ्रेम कहेंगे, और जब वाइंडिंग को हम यहाँ पिरो दें ऐसे, ये वाइंडिंग ऐसे बना दें, और यहीं से टर्मिनल बॉक्स पर ऐसे निकाल दें। ये टर्मिनल बॉक्स हो गया, यहाँ निकाल दिया, दोनों सिरे ऐसे बना दें बेटा, और यहाँ पर ये धुर्रा हो गया, ये आपका धुर्रा हो गया। इस धुर्रे पर हम चुंबक ऐसे लगा दें, ऐसे लगा दें। तो अब क्या होगा कि इस धुर्रे पर हमारा चुंबक चढ़ा हुआ है, इसलिए अब चुंबक नाचेगा। तो इसी को हम कहेंगे रोटेटिंग फील्ड टाइप। रोटेटिंग फील्ड वाले ये हाई वोल्टेज वाले होते हैं। रोटेटिंग फील्ड वाले क्या होते हैं, हाई वोल्टेज। रोटेटिंग आर्मेचर टाइप वाले जो होते हैं ये लो वोल्टेज होते हैं। ये कौन सा होते हैं, ये लो वोल्टेज होते हैं। ये लो वोल्टेज होते हैं। और रोटेटिंग फील्ड टाइप वाले जो होते हैं बेटा,
वो हाई वोल्टेज वाले होते हैं। तो ये दो प्रकार के जनरेटर ऐसे हो सकते हैं घूर्णी भाग के आधार पर। हमारा जो है ये एक में जो है हमारा आर्मेचर नाचेगा। आर्मेचर जान ही रहे हैं कि आर्मेचर का अखरोट सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों का मिलकर बनता है। और ये जनरेटर बेटा ऐसे है, ये ऐसे अगर आप इसको आप समझें तो ये भाग आपका ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और इसमें जो है आपका जो रोटर होगा ये ऐसे, ये भी बेलनाकार, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे रोटर बनेगा, ये ऐसे। और ये सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों का बनेगा। तो ऐसे ऐसे ये स्लॉट जो है ऐसे ऐसे बनते जाएंगे पूरे उसमें बेटा, ऐसे ये स्लॉट बनते जाएंगे और इन्हीं में वाइंडिंग पिरोएंगे। और ये धुर्रा आपका जो है ऐसे आगे की ओर ये ऐसे निकला रहेगा, ये ऐसे ये धुर्रा रहेगा। और इधर भी ये धुर्रा आपका जो है ये ऐसे निकला रहेगा, ये ऐसे। तो यही नाचेगा, इसी को आपका जो है टरबाइन इसको नचाएगी, इस धुर्रे को पकड़ कर नचाएगी, ऐसे 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 नचाएगी, कपलिंग द्वारा जोड़ देंगे तो ये नचाएगी। तब ये आपका रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का हो जाएगा। और इसी खांचों में हम वाइंडिंग पिरो देंगे, इसी खांचों में वाइंडिंग ऐसे और फिर ये ऐसे निकाला, ऐसे 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 पिरोएंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका रोटेटिंग आर्मेचर टाइप और ये हो गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप। अब रोटेटिंग आर्मेचर में आप देख रहे होंगे कि क्या नुकसान है। तो आप समझ रहे हैं कि चुंबकों को एक्साइट करने के लिए डीसी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसमें इस जो फील्ड वाइंडिंग होगी इस वाइंडिंग में हम लोग डीसी डाल देंगे और ये चुंबक हमारे उत्तेजित हो जाएंगे। जब ये चुंबक उत्तेजित हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग जो है आर्मेचर को किसी भी प्राथमिक चालक से, छोटा जनरेटर है तो डीजल इंजन लगा देंगे। और वैसे जो है हम लोग जल टरबाइन का प्रयोग मान लीजिए करते हैं तो वो भी लो स्पीड है, उससे नचाएंगे। तो ये जो है हमारा आर्मेचर नाचने लगेगा और चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को, ये चुंबकीय फ्लक्सों फाई को काटने लगेगा, जिससे इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बनने लगेगा। तो इस टाइप की व्यवस्था को कहेंगे, ये हमारा अल्टरनेटर किस टाइप का है, तो हम कहेंगे ये रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का। लेकिन इसका प्रयोग अब नहीं करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग बहुत कम ही करते हैं, नॉमिनल ही करते हैं। अमूमन हम लोग जो है रोटेटिंग फील्ड टाइप का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं, रोटेटिंग फील्ड टाइप का ही अधिकांशतः जहाँ पर भी व्यावसायिक उत्पादन हो रहा है, चाहे डैम द्वारा बिजली बनाकर, चाहे एटॉमिक द्वारा बिजली बनाकर, चाहे एनटीपीसी यानी थर्मल द्वारा बिजली बनाकर, जितने भी इस तरह से बिजली का कारोबार किया जा रहा है, बेचने का, वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन और उसका वितरण किया जा रहा है, वो सब में जो है रोटेटिंग फील्ड टाइप का ही, जो कि हाई वोल्टेज जनरेटर है, इसी का प्रयोग किया जाता है, लो वोल्टेज का नहीं। तो आर्मेचर वाला आउट ऑफ एक तरह से डेट हो रहा है, लेकिन जानने के लिए आप जानते रहिए कि घूर्णी भाग के आधार पर हमारा अल्टरनेटर दो प्रकार का है, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का है और दूसर का रोटेटिंग फील्ड टाइप का है। और रोटेटिंग फील्ड में आपका जैसा नाम से ही जाहिर है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्रों को घुमाएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्रों को घुमाने से क्या क्या लाभ है, तो आप देखेंगे कि इनको एक्साइट करने के लिए ऐसे ऐसे इनको एक्साइट करने के लिए अगर इसमें हम डीसी डालते हैं तो हमें जो है इस धुर्रे पर दो स्लिप रिंग केवल लगानी होगी, पी और एन।
कितनी स्लिप रिंग लगानी होगी, P और N 2 स्लिप रिंग लगा देंगे और हमारा जो है ये DC सप्लाई से ये एक्साइट हो जाएगा। अब मेन जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग स्टेटर है, तो इसे अब दो भाग हो जाते हैं बेटा। इसे हम लोग जो है स्टेटर बोलते हैं। स्टेटर का हिंदी है स्थाता, जो स्थिर हो उसे स्थाता बोलेंगे। और ये वाला जो है चुंबक नाचेगा, इसलिए इसे हम लोग रोटर बोलते हैं। रोटर यानी घूर्णक, रोटर यानी घूर्णक। तो ये हमारा मेन दो भाग हो गए। इसमें एक स्टेटर हो गया जिसे स्थाता बोलेंगे, और रोटर हो गया जिसे घूर्णक बोलेंगे। तो इसी जनरेटर का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब रोटर पर क्या प्रयोग करेंगे? रोटर पर मैग्नेटिक फील्ड को प्रयोग करेंगे, और मैग्नेट को एक्साइट करने के लिए, चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा, तो जब तक इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये एक्साइट नहीं होंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक के रूप में चुंबक को उत्तेजित करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, बैटरी चार्जिंग में, इन सारे कामों को यानी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में DC का ही सर्वाधिक सब जगह प्रयोग होता है। तो इन सब कार्यों के लिए DC अति आवश्यक है। इसलिए DC भी आज के युग में, जबकि आप देखेंगे कि व्यावसायिक स्तर पर केवल AC वैद्युत ऊर्जा का ही उत्पादन किया जा रहा है, DC का कहीं अब उत्पादन नहीं हो रहा। तो जब ज़रूरत पड़ती है DC अपना वजूद मेंटेन किए हुए, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, वैद्युत चुंबक बनाने में, बैटरी आवेशन में या बैटरी चार्जिंग में, और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में DC सप्लाई प्रवाहित होती है, इसलिए DC अपना वजूद बनाए हुए। तो हम DC का अगर उत्पादन नहीं भी करते हैं तो हम AC को रेक्टिफायर लगाकर या दिष्टकारी लगाकर AC को DC में बदल लेते हैं और वहाँ DC का प्रवाह सप्लाई दे देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वैद्युत चुंबक है, इन्हें उत्तेजित करने के लिए हम इनमें DC सप्लाई डालेंगे। तो ये DC सप्लाई कितने वोल्ट की होगी? बहुत मिनिमम होगी, 110 वोल्ट से 440 वोल्ट अथवा 600 वोल्ट की होगी। तो इस मिनिमम वोल्टेज होने की वजह से, बहुत कम वोल्टेज होने की वजह से, जो P और N स्लिप रिंग लगाएंगे वो इसी धुर्रे पर स्लिप रिंग लगेगा बेटा, इसी धुर्रे पर हमारी वो स्लिप रिंग रहेगी। और कार्बन ब्रूस, क्योंकि ऐसे तो ये नाचेगा तो ये तार आपका टूट जाएगा। ये तो मैंने दिखाने के लिए ये बना दिया है आपको कि ऐसे ये जाएगी इसमें DC। कायदे से ये जो है दो स्लिप रिंगें बेटा इसी धुर्रे पर, जैसे अब इसको भी आप ऐसे अगर बना दें, इसको भी आप ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, मान लीजिए कि ये ऐसे हो गया आपका जनरेटर, ऐसे हो गया, तो उसमें जो है ये धुर्रा भी हमारा ऐसे ऐसे रहेगा, धुर्रा भी इधर आगे की ओर ऐसे निकला रहेगा, ये ऐसे निकला रहेगा, धुर्रा ऐसे निकला रहेगा, ऐसे निकला रहेगा। इसी पर हम लोग दो स्लिप रिंगें ऐसे लगा देंगे और ये स्लिप रिंगें नाचेंगी, इसी धुर्रे के साथ वो नाचेंगी। तो एक स्लिप रिंग आपकी जो है P हो जाएगी और एक स्लिप रिंग आपकी N हो जाएगी। P से बेटा एक से पॉजिटिव, एक से निगेटिव। DC में दो ही टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, तो इसलिए P को हम पॉजिटिव वाली रिंग कहेंगे, N को निगेटिव वाली रिंग कहेंगे। अब जो DC सप्लाई होगी बेटा, अब ये हमारी स्लिप रिंग है, उसी के ऊपर रिंग क्या होती है, एकदम ऐसी वृत्ताकार रिंग होगी, और उस रिंग को इसी धुर्रे पर चढ़ा देते हैं तो ये धुर्रे के साथ नाचने लगेगी। अब हमारा कार्बन ब्रूस क्या होगा? कार्बन ब्रूस इनकी परिधि पर, कार्बन ब्रूस इनकी परिधि पर रगड़ करेगा। कार्बन ब्रूस इनकी परिधि पर ऐसे ऐसे और इसकी परिधि पर ऐसे ऐसे बेटा रगड़ करेगा, और यहाँ से सप्लाई हम लोग जो है बाहर ले लेंगे, ऐसे बाहर ले लेंगे, और यहाँ से भी सप्लाई ऐसे तार का कनेक्शन ऐसे बाहर ले लेंगे और यहाँ से DC सप्लाई डाल देंगे। फिर इनका संबंध बेटा यहाँ से कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अब सप्लाई देखिए ना, इनका संबंध यहाँ से है और इनका इस सिरे का संबंध हम यहाँ N से कर देंगे,
इस सिरे का संबंध इस वाइंडिंग का। इस तरह से अब जो धारा इसमें आएगी ऐसे ऐसे होते हुए और फिर इसमें आएगी और फिर यहाँ से होते हुए न्यूट्रल में आ जाएगी। क्लियर हो गया? ऐसे अब ये स्लिप रिंगें जो है नाचती रहेंगी सरसर सरसर। इन स्लिप रिंगों पर ये जो तीर मैंने बनाया ये कार्बन ब्रुश दिखा दिया। ये कार्बन ब्रुश उसके परिधि पर जो है रगड़ बनाए रहेंगे। ये तो रिंग आपकी ऐसे ऐसे नाचती रहेगी, इस रिंग पर ये कार्बन ब्रुश रगड़ बनाए रहेंगे। ये जो तीर जैसा पोर्शन हमने बना दिया ये आपका कार्बन ब्रुश है जो कि उसकी परिधि पर रगड़ बना रहा है और इसमें जो है यहाँ से डीसी सप्लाई बाह्य स्रोत से देते हैं। अमूमन जितने भी हैं हमारे व्यावसायिक स्तर के अल्टरनेटर जिसमें रोटेटिंग फील्ड टाइप के हम लोग का प्रयोग करते हैं, जिसमें घूर्णी हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसमें हम लोग बाह्य स्रोत से ही एक्साइट करते हैं। तो अगर एक्साइटेशन के आधार पर भी देखेंगे तो हमारा जनरेटर दो प्रकार का हो गया। एक तो हो गया स्व उत्तेजित और एक हो गया पृथक उत्तेजित। तो ये सभी जो है जितने भी जनरेटर हैं व्यावसायिक स्तर वाले वो स्व उत्तेजित न होकर पृथक उत्तेजित हैं, यानी उन्हें बाह्य स्रोत से। अब कोई भी इन्हें बाह्य स्रोत डीसी का लगाना पड़ेगा और वो डीसी देने के लिए, इसमें डीसी सप्लाई देने के लिए हम लोग संट डीसी जनरेटर का प्रयोग करेंगे अथवा कंपाउंड डीसी जनरेटर का प्रयोग करेंगे। अथवा किसका प्रयोग करेंगे? कंपाउंड डीसी जनरेटर का प्रयोग करेंगे। तो अलग से हम लोग एक छोटा संट जनरेटर डीसी वाला अथवा कंपाउंड डीसी वाला जनरेटर स्टार्ट कर देंगे। उससे जो है हम डीसी सप्लाई इस कार्बन ब्रुश के माध्यम से स्लिप रिंगों में डालेंगे और स्लिप रिंगों के माध्यम से हमारे चुंबक वाली वाइंडिंग, यानी इस वाइंडिंग को कहेंगे फील्ड वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग। ये है फील्ड वाइंडिंग, लिख लीजिएगा, ये है फील्ड वाइंडिंग। ये चुंबकों वाली वाइंडिंग है, ये स्टेटर वाइंडिंग है। तो स्टेटर वाइंडिंग जब इस एक्साइट हुए चुंबकों से अब चुंबकीय बल रेखाएं निकलने लगेंगी और उन्हें ये चालक जब काटेगा, स्टेटर वाइंडिंग का चालक, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और फिर उससे जो है इस कुंडली के मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये कुंडली के मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी स्टेटर वाइंडिंग के मुक्त इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होने लगेंगे और यहाँ टर्मिनल तक पहुँचने लगेंगे। इससे अब फायदा क्या है? रोटेटिंग फील्ड टाइप से फ़ायदा क्या है? पहला तो फ़ायदा यह है कि आप देख रहे हैं कि जो आर्मेचर है इसी में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इसी में धारा प्रवाहित होगी, अतः वो धारा सीधे टर्मिनल पर तार हमारा पहुंच जाता है, तो किसी भी प्रकार का कार्बन ब्रुश अथवा स्लिप रिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ये 3 फेज का जनरेटर है तो हम लोगों को 3 स्लिप रिंगें लगानी पड़ेगी RYB, और एक न्यूट्रल अगर निकालेंगे तो 4 स्लिप रिंगें और 4 कार्बन ब्रुश लगाने पड़ेंगे। अगर इसे हम लोग रोटेटिंग, इसमें अगर हम लोग ये वाला व्यवस्था देते हैं और ये 3 फेज का हमारा जनरेटर है तो तीनों फेजों के लिए 3 स्लिप रिंगें, इसी धुर्रे पर अब 2 स्लिप रिंग जहां हम लोग लगा रहे हैं वहां पर इसी धुर्रे पर अब 3 स्लिप रिंगें लगेंगी और एक चौथी न्यूट्रल के लिए। इस तरह से 4 स्लिप रिंगें लगेंगी, 4 कार्बन ब्रुश लगेगा। चूंकि ये हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज यानी 11 केवी से लेकर 33 केवी तक इतना ये वोल्टेज बनाएगा बेटा, और 10 किलो एम्पियर इससे धारा भी बाहर निकलेगी। तो 11 केवी का जब माने 11,000 वोल्टेज अथवा 33,000 वोल्टेज की जब इसमें हम सप्लाई जनित करेंगे तो इन चारों स्लिप रिंगों पर कार्बन ब्रुश और स्लिप रिंग, चूँकि बेटा ये नट बोल्ट से टाइट नहीं है, स्लिप रिंग केवल उसकी परिधि रगड़ करती है कार्बन ब्रुश से,
और कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग एक दूसरे से अलग हैं, वो नट बोल्ट से टाइट नहीं है, अतः उनके बीच जो है स्पार्किंग होने लगती है, चिंगारी बहुत तेज उत्पन्न होने लगती है। और इस तरह से इस हाई वोल्टेज पर स्लिप रिंग भी जल जाएगी और कार्बन ब्रश भी जलकर ध्वस्त हो जाएगा, वाइंडिंग भी जल सकती है। तो इस तरह से उससे बचने के लिए हम लोग जो है इस व्यवस्था का प्रयोग करते हैं कि फील्ड को जो है हम लोग चुंबकों को नचावें और आर्मेचर को स्थिर रख दें, बॉडी के साथ, फ्रेम के साथ स्थिर कर दें। तो बॉडी स्थिर हो गई तो एक तो वाइंडिंग करने में आसानी हो जाती है, चूँकि नाच नहीं रहा है। इसमें ओपन स्लॉट का प्रयोग करते हैं, ओपन स्लॉट में बनी बनाई फार्म्ड वाइंडिंग का सीधे ले आकर पिरो देते हैं, मार्केट में मिलती हैं वो लच्छियाँ, उनको पिरो देते हैं, तो वाइंडिंग भी बहुत तेज़ी से हम लोग कर लेते हैं। दूसर का इनका जो है इंसुलेशन भी बढ़िया दे लेते हैं, जो भी इनमें इंसुलेशन के रूप में हम लोग पेपर या वार्निश जो भी प्रयोग करते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगली पॉइंट कि ये स्थिर रहती हैं, इसलिए इन पर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या मैकेनिकल फोर्स नहीं लगता है, जिससे इनके बाहर निकलने का कोई खतरा नहीं रहता है। इसको बहुत तेज़ नचाएंगे तो ये स्लॉट से वाइंडिंग वाला तार बाहर निकल सकता है, इंसुलेशन भी उतना बढ़िया हम लोग नहीं कर पाते हैं। तीसरा का फ़ायदा ये है कि ये स्थिर भाग हैं तो इनकी कूलिंग भी हम बढ़िया कर लेंगे। इनको जो है इसमें आसु जल भी डाल सकते हैं, हाइड्रोजन हीलियम गैस डालकर इनकी बढ़िया कूलिंग, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा धारा इसी तार में उत्पन्न होगा वाइंडिंग में, तो ये तार I²R से बहुत हीट होने लगता है। तो उस ऊष्मा को शांत करने के लिए हम लोग खोखले नलिकादार यानी ट्यूबलर तार का प्रयोग करके वाइंडिंग करते हैं, और इस ट्यूबलर तार में हम लोग जो है वाटर डाल सकते हैं। वाटर ऐसे ऐसे सर्कुलेट होगा, ऐसे ऐसे सर्कुलेट होते हुए दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएगा। फिर जैसे हम लोग डीजल इंजन में पानी डालकर उसको जो है हेड को ठंडा करते रहते हैं, तो वैसे आसु जल भी डाल सकते हैं, हीलियम भी डाल सकते हैं, हाइड्रोजन भी डालकर, चूँकि ये स्थिर है इसलिए वाइंडिंग की कूलिंग भी बड़े आराम से की जा सकती है, और इतना वोल्टेज और इतनी धारा भी इनसे आराम से ली जा सकती है, क्योंकि इन पर कोई भी वो नहीं, कोई भी जो है घूर्णीय भाग नहीं है, अतः कोई स्लिप रिंग, कार्बन ब्रश नहीं है, कोई स्पार्किंग की समस्या नहीं है। इसके अगेंस्ट जो है इनको हम लोग जो है डीसी यहाँ से सप्लाई चुंबकों को देते हैं एक्साइट करने के लिए। तो आपको बताया कि 110 वोल्ट से 440 वोल्ट, 440 वोल्ट या 600 वोल्ट तक हम लोग जो है डीसी सप्लाई देते हैं। तो ये वोल्टेज ये देखिए इनकी अपेक्षा बहुत कम है, अतः इन दोनों स्लिप रिंगों पर स्पार्किंग की समस्या ही नहीं होती है, बहुत कम वोल्टेज होने की वजह से। अतः ये चुंबक भी ईजी गोइंग एक्साइट हो जाते हैं। अगला यह है कि चुंबक जो है आर्मेचर वाइंडिंग की अपेक्षा काफ़ी हल्के होते हैं, इसलिए टरबाइन की कम शक्ति से या डीजल इंजन के कम शक्ति से भी हम इस चुंबक को बहुत तेज़ी से नचा सकते हैं। तो चुंबक को जितने तेज नचाएंगे उतने वोल्टेज हमें अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से ये चुंबकों को नचाना इजी गोइंग भी हो जाता है, चुंबकों को एक्साइट करना भी इजी गोइंग हो जाता है, और ये लो वोल्टेज पर एक्साइट होते हैं, स्पार्किंग की समस्या नहीं होती है। और स्टेटर पर जो है हम लोग अगर मेन वाइंडिंग को रखते हैं तो ये सारे फायदे होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर हम लोग जो है अब रोटेटिंग फील्ड टाइप के ही जनरेटर का हर जगह प्रयोग करेंगे। स्टेटर स्थाता पर हमारा आर्मेचर होगा, स्टेटर पर क्या होगा, तो स्टेटर पर हमारा आर्मेचर रखा जाता है, स्थिर होता है आर्मेचर, तो स्टेटर आर्मेचर हो गया, और रोटर हमारा घूर्णक क्या हो गया, फील्ड हो गई। क्या हो गया, फील्ड हो गई। ये फील्ड हमारा जो है वो रोटर होता है, जैसा कि चित्र में आप देख ही रहे हैं। तो आगे हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड अथवा घूर्णीय पोल के आधार पर, ये लिखा सैलिएंट पोल, नॉन सैलिएंट पोल,
और अगला हम लोग लिख सकते हैं कि उत्तेजन के आधार पर, पांचवा अगर हम लोग उत्तेजन के आधार पर लिख लें बेटा, उत्तेजन के आधार पर अगर वर्गीकरण करें के आधार पर, तो एक हो गया बेटा स्व उत्तेजित, स्व उत्तेजित जनरेटर, और दूसरा हो गया पृथक उत्तेजित, पृथक यानी सेपरेटली, अल्टरनेटर। तो ये सारे जो है पृथक उत्तेजित हैं। आपको बता भी दिया कि पृथक उत्तेजन के लिए हम लोग शंट डीसी जनरेटर का प्रयोग करेंगे अथवा कंपाउंड डीसी जनरेटर का प्रयोग करेंगे। और जो स्व उत्तेजित होगा, उस स्व उत्तेजित जनरेटर में क्या होता है, स्व उत्तेजित जनरेटर हमारे छोटे जनरेटर होंगे, घरेलू छोटे जनरेटर भी स्व उत्तेजित होते हैं। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि जब एसी इनमें उत्पन्न होगी बेटा, तो जब ये अपनी ही धारा से अपने चुंबकों का उत्तेजन करेंगे तो उसे स्व उत्तेजित कहेंगे, और जब बाहरी स्रोत से हम लोग उत्तेजित करेंगे तो उसे पृथक उत्तेजित बोलते हैं। तो इसके आधार पर ये स्व उत्तेजित कैसे होंगे, अमूमन आपको बता दिया गया कि सारे जनरेटर जो है वो पृथक उत्तेजित होते हैं। जितने भी व्यावसायिक हैं वो पृथक उत्तेजित होते हैं, वो अपनी ही धारा से उनका उत्तेजन नहीं किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसे अपने ही धारा से उत्तेजन करना है, तो अब आर्मेचर से जो धारा निकलेगी, अब इसको जो है इसी धुर्रे पर, इसी के धुर्रे पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसी के धुर्रे पर हम लोग डीसी जनरेटर लगा देंगे। इसी धुर्रे पर एक छोटा डीसी जनरेटर लगा देते हैं, और कौन सा, डीसी शंट जनरेटर लगा देंगे अथवा कंपाउंड डीसी जनरेटर इसी धुर्रे पर लगा देंगे। अब वो जनरेटर काम करेगा, वो डीसी सप्लाई देगा, और वो जब डीसी सप्लाई देगा तो उससे अब धारा जो है इन चुंबकों में जाएगी और उन्हें उत्तेजित करेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जनरेटर के अंदर यानी अल्टरनेटर के अंदर ही उसी के धुर्रे पर एक छोटा जो है शंट डीसी जनरेटर अथवा कंपाउंड डीसी जनरेटर चढ़ा देते हैं, और उससे धारा लेकर हम चुंबकों को जब उत्तेजित करते हैं तो उसे कहते हैं स्व उत्तेजित जनरेटर है। और जब हम लोग बाह्य स्रोत से उत्तेजित करेंगे तो उसे कहेंगे पृथक उत्तेजित, ये अल्टरनेटर है। तो इस तरह से हमारा घूर्णीय भाग के आधार पर ये हमारे जनरेटर हुए, और इनसे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, वो आपको बताया। तो रोटेटिंग फील्ड टाइप हमारा जो अल्टरनेटर है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो आपको एक एक करके मैंने बताया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अथवा घूर्णीय पोल के आधार पर, तो आपको बताया गया कि पोल हमारे जो है सैलिएंट पोल होंगे यानी उभरे हुए पोल होंगे, और एक जो है चिकना अथवा बेलनाकार, चिकना भी इसे बोलते हैं, चिकना या चिकना भी लिख सकते हैं, चिकना पोल। ऐसे हैं बेटा, या हाई। तो जब हमारा बेलनाकार पोल होगा तो ये बेलनाकार पोल जो है वो हाई स्पीड और हो जाएगा बेटा, और जो उभार युक्त पोल होंगे वो लो स्पीड होंगे। कैसा होंगे, लो स्पीड होंगे। तो ये उभार युक्त जो है बेटा, ये उभार युक्त जो पोल हैं ये वाटर टरबाइन से चलाए जाएंगे, और ये लो स्पीड है, देखिए लिखा हुआ है, ये वाटर टरबाइन से चलाए जाएंगे। और जो नॉन सैलिएंट पोल है, बिना उभार वाले पोल हैं,
वो सब हाई स्पीड वाले हैं और गैस और स्टीम टरबाइन से चलाए जाएंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ। तो ये सब एक एक करके इसकी बातें हो गई। अब हम लोग इसमें लिखना चाहें तो लिख लें कि रोटेटिंग फील्ड टाइप जनरेटर के क्या फ़ायदे हैं, और फिर जो है हम लोग लिख लेंगे बेटा ये सैलिएंट पोल और नॉन सैलिएंट पोल में क्या अंतर है, क्या विशेषता है, वो भी बातें हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि रोटेटिंग फील्ड टाइप जनरेटर या अल्टरनेटर से क्या क्या लाभ है। चलिए तो अब लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं बेटा। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र के लाभ। आपने पढ़ा कि जनरेटर दो प्रकार के हो गए, एक घूर्णी आर्मेचर टाइप। तो घूर्णी आर्मेचर टाइप का हम लोग प्रयोग बहुत कम करेंगे, क्योंकि उसमें अगर 3 फेज है तो तीनों फेजों के लिए 3 स्लिप रिंग, वो सब सारी बातें हुई। हम लोग अब प्रयोग करेंगे सबसे ज़्यादा कि हमारा आर्मेचर जो है स्टेटर पर अथवा स्थाता पर चला जाए और चुंबक जो है रोटर पर आ जाए, यानी घूर्णी हो जाए, तो हम लोग लिखेंगे रोटेटिंग फील्ड टाइप। तो वहीं लिखा गया है रोटेटिंग फील्ड टाइप। रोटेटिंग की हिंदी हो गई घूर्णी और फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लाभ। तो जिसमें हम लोग बेटा ये वाली व्यवस्था देते हैं जिसमें हमारे चुंबक जो है नाचते हैं, ये वाली व्यवस्था देते हैं कि ये हो गई हमारी वाइंडिंग और यहीं से टर्मिनल बॉक्स बन गया, ये टर्मिनल बॉक्स बन गया बेटा ऐसे, और ये हमारे जो है धुर्रा हो गया। धुर्रा पर हम अगर इस टाइप का पोल लगा दिए, इस टाइप का पोल लगा दिए बेटा, तो ये हो गया, ये तो हो गया कि घूर्णी रोटेटिंग हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन ये है सैलिएंट पोल। ये कौन सा पोल है, ये सैलिएंट पोल है। ये हो गया सैलिएंट पोल। और अगर ऐसे बना दिया, और यहाँ पर ये वाइंडिंग लगा दिया ऐसे ऐसे बेटा, और यहाँ से टर्मिनल बाहर कर दिया और यह धुर्रा लगा दिया, और इस धुर्रे पर इस टाइप का चुंबक लगा दिया, बेलनाकार चुंबक लगा लिया, इस टाइप का चुंबक लगा दिया, ये ऐसे। अब ये ऐसे बन गए, देखिए ये ऐसे 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 और ये ऐसे। ये कैसा हो गया, बेलनाकार चुंबक हो गया। यहाँ पर एक्साइटिंग के लिए वाइंडिंग लगा देंगे ऐसे ऐसे, तो ये हो गया बेलनाकार। ये कौन सा हो गया, ये नॉन सैलिएंट वाला हो गया। ये हो गया नॉन सैलिएंट, उदाहरण देखिए, ये हो गया नॉन सैलिएंट पोल टाइप और ये हो गया सैलिएंट पोल टाइप। इसमें उभार युक्त पोल लगे हैं, उभरे हुए पोल लगे हैं, और इसमें चिकना बेलनाकार पोल लगा हुआ है। तो इसकी स्पीड हाई होती है। चिकना नॉन सैलिएंट पोल या बेलनाकार पोल या चिकना पोल, इसकी स्पीड बहुत हाई होगी। और यहीं जो है स्टीम टरबाइन
ये गैस टरबाइन या स्टीम टरबाइन से ये चलाया जाएगा, और इन्हें जो है हम लोग जो है वाटर टरबाइन से चलाएंगे। इन्हें किससे चलाएंगे? वाटर टरबाइन से चलाएंगे। और इन्हें हम लोग जो है लिखा गया, ये नॉन सैलिएंट पोल का उदाहरण है, या बेलनाकार पोल इसमें लगे हुए। इस आधार पर तो ये हो गए। अब हम लोग लेकिन घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र के लाभ क्या क्या हैं? तो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र देखिए ना, ये चुंबक हमारे नचाने से क्या क्या लाभ होंगे। तो पहला तो लिख लें पहला लिख लें बेटा, आर्मेचर को स्टेटर पर तथा चुंबक को रोटर पर रखा जाता है। आर्मेचर को स्टेटर पर रखने से आर्मेचर वाइंडिंग वाइंडिंग हेतु ओपन स्लॉट का प्रयोग कर फॉर्म्ड कॉइल का प्रयोग कर वाइंडिंग बहुत कम समय में कर लेते हैं। ओपन स्लॉट का प्रयोग करेंगे बेटा। तीसरा लिख लें, अब इसे स्टेटर वाइंडिंग बोलेंगे। अब आर्मेचर वाइंडिंग ना बोल के, आर्मेचर चूंकि स्टेटर पर फिक्स है, ये भाग स्टेटर है, ये भाग स्टेटर है, यही भाग स्टेटर है, ये आर्मेचर, तो इसे स्टेटर वाइंडिंग कहेंगे। अब तो स्टेटर वाइंडिंग को आसानी से इंसुलेट किया जा सकता है, आसानी से इंसुलेट किया जा सकता है। स्टेटर वाइंडिंग के सिरे
सीधे टर्मिनल बॉक्स पर पहुंच जाते हैं। अतः चार स्लिप रिंग RYBN, रेड, येलो, ब्लू और एन न्यूट्रल, चार स्लिप रिंग व चार कार्बन ब्रूस नहीं लगाना पड़ता है। नहीं लगाना पड़ता है। पांचवा लाभ क्या है बेटा, लिख लें। उच्च वोल्टता उच्च वोल्टता 11 kV से 33 kV व धारा 10 किलो एम्पियर यानी 10,000 एम्पियर प्राप्त करने पर स्लिप रिंग व कार्बन ब्रूस के बीच स्पार्किंग की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। अब इतना हाई वोल्टेज जब हम बनाएंगे इस जनरेटर में, तो हमें जो है अब चार स्लिप रिंगें नहीं लगानी पड़ेंगी, चार कार्बन ब्रूस नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग को रखने में काफ़ी हमें आसानी हो जाती है। नहीं तो क्या होगा कि इतना ज़्यादा 33,000 किलो वोल्ट पर इतना ज़्यादा और इतनी उच्च धारा पर इतनी ज़्यादा स्पार्किंग होगी कि हमारी स्लिप रिंगें ध्वस्त हो जाएंगी। इसलिए अगर हम लोग जो है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का प्रयोग करते हैं तो उसमें हाई वोल्टेज का जनन नहीं कर सकते। और हम लोग जानते हैं कि एसी का हाई वोल्टेज पर जितने जनन होगा, ट्रांसफार्मर से उसे और हाई वोल्टेज में कर देंगे तो लाइन लॉस हमारा कम हो जाएगा और वैद्युत ऊर्जा को एक शहर से दूसरे शहर को भेजना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए एसी का ही अब सब जगह उत्पादन होता है और उन्हें ट्रांसफार्मर लगाकर और उनकी वोल्टता को हम लोग हाई कर देते हैं और इस तरह से तार के और केबल के माध्यम से हम लोग एक शहर से दूसरे शहर को भेजते हैं और हाई वोल्टेज होने के कारण धारा का मान उसी तार में बहुत कम हो जाता है, जिससे हमारा लाइन लॉस I²R से होने वाला लाइन लॉस बहुत कम हो जाता है। तो हमें उच्च वोल्टता पर ही जनन करना है, तो ऐसा करने से ये लाभ हो जाता है।
अगला पॉइंट और लिख लें, इसे मिटा देते हैं। अगली पॉइंट लिख लें, 200 मेगावाट से ऊपर के अल्टरनेटर में ट्यूबुलर या ऐसे लिख लें, ट्यूब टाइप के चालक का प्रयोग कर उसमें आसानी से आसुत जल, हाइड्रोजन, हीलियम आदि को प्रवाहित कराकर आर्मेचर वाइंडिंग की कूलिंग करते रहते हैं। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, स्टेटर वाइंडिंग पर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या मैकेनिकल यांत्रिक बल, मैकेनिकल फोर्स कार्य नहीं करता, जिससे स्लॉट से वाइंडिंग के बाहर निकलने का भय नहीं होता। अगला लाभ यह है, आर्मेचर की अपेक्षा चुंबक हल्के होते हैं, अतः इन्हें कम शक्ति के प्राथमिक चालक से
तेजी से घुमाया। घुमाया जा सकता है। अगली पॉइंट बेटा लिख लें, चुंबकों को उत्तेजित करने हेतु दो स्लिप रिंग P व N का प्रयोग करते हैं तथा दो ही कार्बन ब्रूस लगते हैं। अगला चार्जिंग DC 110 वोल्ट से 440 वोल्ट या 600 वोल्ट देते हैं, जिससे स्लिप रिंग P व N तथा ब्रूस के बीच स्पार्किंग बहुत कम होती है। तो इस टाइप के ये सब बहुत सारे लाभ हैं हमारे रोटेटिंग फील्ड टाइप के जनरेटर का, और रोटेटिंग फील्ड टाइप के ही जनरेटर का हम लोग सर्वाधिक इसीलिए प्रयोग करते हैं और आर्मेचर को स्टेटर पर रखते हैं। तो ये सारे लाभ हमको मिलते हैं। इस तरह से व्यावसायिक जितने भी उत्पादन AC के हो रहे हैं उन सब में हमारा जो है रोटेटिंग फील्ड टाइप के ही जनरेटर का प्रयोग किया जा रहा है। तो आज समय ज़्यादा हो रहा है बेटा, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।